हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं भारत पाकिस्तान संबंध। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये ब्रिटिश भारत के ही हिस्से हैं। आज़ादी के बाद या उसी समय जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बने। बाद में 1971 के युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो आज ब्रिटिश भारत कहें या उस समय का जो भारत था वो 3 भागों में बंट गया है, 3 देशों में बंट गया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध हैं उनको लेकर। तो आप ये जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं और कभी मधुरता आती है, लेकिन ज़्यादातर समय एक खिंचाव का रहा है, तनाव का रहा है। और इसमें एक बड़ी वजह ये भी रही है कि दोनों देशों के अपने साझी विरासत से साझा इतिहास था। जब दोनों देश अलग हुए तो कुछ शिकायतें रही जाती हैं। जैसे आप परिवार में 2 भाई अलग होते हैं तो सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं जो बराबर बराबर दे दी जाएं। कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की खराब शुरुआत इनके उदय के साथ ही हुई। 2 देश तो बन गए, लेकिन देशी रियासतों के मुद्दों पर एक जो खिंचाव प्रतिस्पर्धा बनी रही। और कश्मीर के मामले पर तो 1948 में एक युद्ध की स्थिति भी आई। हालांकि वो भले ही फुलवार नहीं था, लेकिन उस कबायली आक्रमण को रोकने के लिए भारतीय सेना को आगे आना पड़ा। तो 1948 से ही जहाँ एक संघर्ष की शुरुआत हुई और इस संघर्ष में बड़ी बाधा ये भी रही कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी पावर में या सही से प्रयोग में नहीं आ पाई। भारत को शुरुआत में एक अच्छी लीडरशिप मिली नेहरू के नेतृत्व में। सरदार पटेल ने भी शुरुआती 3-4 वर्षों में सहयोग किया, बाद में उस दुनिया में नहीं रहे। तो इस लीडरशिप का ये असर हुआ कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना बहुत जल्दी चले गए। बाद में जिन्ना के बाद ऐसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं था पाकिस्तान में जिस पर आवाम का इतना यकीन हो जितना जिन्ना पे था। और जब कमज़ोर लीडरशिप आई, कमज़ोर जनाधार के नेता आए, तो फिर सेना को दखल का मौका मिल गया। और पाकिस्तान में कहते हैं कि आज तक, अभी तो इमरान सरकार चल रही है, कहते हैं कि आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं हुई जिसने पूरे 5 साल शासन किया हो। हालांकि इसमें पीछे एक उदाहरण है, आसिफ अली जरदारी का, इन्होंने काम किया है, वरना सब कुछ बदलता ही रहा है। सेना आ जाती है, फिर सेना कई वर्षों तक चुनाव ही नहीं होने देती है। तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों का तनावपूर्ण रहना वहाँ की सैन्य शासन के हित में है, क्योंकि अगर ये रिश्ते सुधर जाएंगे तो फिर लोग सेना को तवज्जो नहीं देंगे। सेना का महत्व हमेशा संकट काल में होता है और वो अपनी आवाम को हमेशा संकटग्रस्त रखना चाहते हैं, अपने देश को एक ऐसे माहौल में रखना चाहते हैं जहां आवाम के दिमाग में हमेशा ये बात रहे कि अगर सेना साइड में हुई नहीं और पाकिस्तान तबाह हुआ नहीं, दुश्मन नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो इस तरह की धारणाएं पलती रहती हैं।
बहरहाल हम बात करते हैं इन दोनों देशों के मध्य जो समस्या क्या है। तो पहली समस्या तो हमने बताया कि एक विभाजन के बाद से ही थी। जूनागढ़ को लेके पाकिस्तान का मानना था कि भारत ने सही नहीं किया, हैदराबाद को लेकर भी था और कश्मीर को लेकर आज भी है। पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर की जो अधिकांश आबादी है या बहुसंख्यक आबादी वो मुस्लिम है, इसलिए वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने उसे गलत तरीके से अपने पास रखा है और इसको लेके एक छोटा युद्ध भी हो चुका है और आज भी कश्मीर का एक हिस्सा, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के पास है। भारत इस पर अपनी दावेदारी जताता है। तो इसको लेकर दोनों देशों में विवाद है। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाता है और कश्मीर में वो अपनी घुसपैठ बराबर रखता है। तो एक तो बड़ा मुद्दा कश्मीर पे, हालांकि कश्मीर इतना छोटा मुद्दा नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हम जल्द ही कश्मीर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी जो समस्याएं हैं, इसकी जो उलझने हैं, उन पर बात करेंगे हम। तो कश्मीर है। दूसरा मुद्दा है यहाँ अपने सरक्रीक का जो मामला है, रेखा को लेकर है। दरअसल ये गुजरात में जो कच्छ का रण है, यहाँ दलदली भूमि है और यहाँ सीमा रेखा का निर्धारण ठीक से नहीं है। अलग अलग अब अपने दावे हैं, भारत का अपना दावा है। तो वो जो रेखा है उसका सही से पालन नहीं हो पाना है या उस हिस्से में अपनी अपनी जो दावेदारियां जता रही हैं, उसका खामियाजा ये होता है कि कई बार भारत के मछुआरे हैं वो पाकिस्तान पकड़ ले जाता है, कभी पाकिस्तान के मछुआरों को भारत पकड़ के ले आता है और आपस में ये समस्या चलती रहती। 1965 में इसी साइड से भारत पर अटैक भी हुआ था, जिसका उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो कड़ा जो अपना सुरक्षा दिखाई थी इस मामले में, तो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। भारत और पाकिस्तान में एक समस्या सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है। सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख से ऊपर जो कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ बहुत बर्फीला क्षेत्र है। तो वहाँ पाकिस्तान और भारत दोनों का ये अपना एक स्ट्रगल रहा है और भारत ने सियाचिन को अपने नियंत्रण में लिया है। पाकिस्तान को ये लगता है कि ये क्षेत्र हमारा है और भारत ने जो अपनी प्रभुत्व से इसको उपयोग किया है। तो ये मामला है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है दोनों देशों के मध्य। और एक विवाद है जो सीमा पार आतंकवाद का। सीमा पार आतंकवाद से अभिप्राय है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकी प्रशिक्षण चलाता है, आतंकवादियों को, जिहादियों को ट्रेनिंग देता है और फिर उनको भारत में प्रवेश कराता है, घुसपैठ कराता है। और ये प्रशिक्षण शिविर ज़्यादातर पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो इनकी वजह से भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको चुनौती मिलती है। बराबर आतंकी घटनाएं घटती रहती हैं। पुलवामा अटैक आपने पिछले साल सुना ही था। कई जो प्रयासों को भारतीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां नाकाम भी करती हैं। तो भारत की हमेशा ये आपत्ति रही है कि सीमा पार आतंकवाद का उन्मूलन होना चाहिए और पाकिस्तान एक आतंकवाद पोषित देश है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को उठाता है कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों का अंत होना चाहिए और पाकिस्तान पर यह उत्तरदायित्व तय होना चाहिए कि वो आतंक के विरुद्ध युद्ध में पूरी ईमानदारी के साथ आगे आए। तो ये एक दोनों देशों के बीच एक विवाद है। एक और विवाद है वो नदी जल को लेकर है। हमने बताया कि भाई नदियों की कोई सीमा नहीं होती, वो
ऐसा नहीं कि एक देश में ही बहेंगी, उनके अपने रास्ते होते हैं, उद्गम कहीं से होता है, बहती कहीं से हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 1960 में सिंधु जल नदी का जो समझौता हुआ था, जल समझौता। सिंधु एक नदी नहीं है बल्कि पूरा एक तंत्र है भारत में। जैसे एक गंगा का अपना एक तंत्र है, सिंधु नदी का अपना एक तंत्र है, तो उसमें और भी नदियाँ मिलती हैं। जब भी हम सिंधु की बात करते हैं तो हम केवल सिंधु नदी की बात नहीं करते हैं, उसमें झेलम, सतलज, व्यास, रावी, इन नदियों की भी, ये भी उसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये पूरा जो सिंधु जल तंत्र है उसकी बात होती है। तो 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी और जिसमें तय हुआ कि कितना पानी पाकिस्तान के हिस्से जाना है, कितना भारत के हिस्से जाना है। वैसे इन नदियों का उद्गम स्थल भारत है, अधिकांश जो इनका बहाव क्षेत्र है वो पाकिस्तान है, और ये सिंध प्रांत से होती हुई और ये अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। तो अब भारत इन पे बांध बनाता है, जैसे अभी तुलबुल जो परियोजना थी, किशन गंगा परियोजना, ऐसे और भी कई अलग अलग, जैसे सतलज, व्यास, झेलम, इन पे अगर भारत बांध बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसका विरोध करता है। और एक बार तो अभी पीछे मांग भी उठी कि भारत को, अगर पाकिस्तान भारत की बात नहीं मान रहा है या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो भारत को चाहिए कि वो सिंधु जो नदी समझौता है, जल समझौता है, उससे बाहर आ जाए और उसका पानी रोक दे। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया में केवल दो ही देश नहीं है, भारत और पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, और जल संधियाँ केवल दो देशों के बीच नहीं होती हैं, बल्कि उन पर दूसरे देशों की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी भी होती है, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक की। तो और ये जो कदम है ये ठीक भी नहीं है। ऐसे तो फिर और दूसरी नदियों के पानी कोई दूसरा देश रोक देगा। भारत में भी तो जो ब्रह्मपुत्र है वो चाइना से आती है, कुछ नेपाल से आती है। तो ये तो एक ईमानदार कोशिश है, उनका होना चाहिए, गलत रास्तों का तो समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक जो बड़ी प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच। भारत चीन के रिश्तों में एक और जो समस्या है वो हाल ही में जो पाकिस्तान और चाइना के मध्य जो एक आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, ये कॉरिडोर पाकिस्तान के जो कराची शहर में ग्वादर बंदरगाह है वहाँ से लेकर और चीन के जिनजियांग प्रांत तक जाता है। ख़ास तौर पर ये सिंध प्रांत से होता हुआ भारत की जो पश्चिमी सीमा है उससे निकलता है, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा से। तो ये है तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों देशों में जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको मजबूत होगा और आपसी व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये कॉरिडोर पाक अधिकृत कश्मीर से होकर निकलता है और भारत मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है और एक दिन वो उसे हासिल करेगा, और इसके लिए वो बराबर प्रयत्नशील है। तो भारत इसको लेकर चाइना से भी अपनी जो आपत्ति दर्ज करा चुका है और पाकिस्तान को भी इस संबंध में अपनी बात कहता रहता है। तो भारत का यहाँ एक बड़ा ऐतराज़ है। दूसरी और जो प्रॉब्लम है इनके बीच वो छोटी मोटी हैं, उतनी गहरी तो नहीं हैं। ख़ास तौर पर जैसे कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो वो भी इन दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ देती है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों को ऐसा लग सकता है कि जब तक ये तनाव रहेगा, जब तक पाकिस्तान विरोध रहेगा तो सियासी लाभ मिलता रहेगा। तो इस तरह की जो राजनीति है वो भी दोनों देशों के रिश्तों को उलझा देती है। लेकिन अहम बात यही है कि चाहे हम पाकिस्तान के प्रति कितने भी नाराज़ हों, उनकी हरकतों के प्रति हमारा गुस्सा कितना भी हो, लेकिन हमें एक बात हमेशा जान लेनी चाहिए
कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते और बेहतर पड़ोस का अपना योगदान होता है, अपना लाभ होता है, अपने फ़ायदे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर गौर करना चाहिए कि कैसे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरें। इन रिश्तों को सुधारने में केवल सरकारी स्तर की जो भूमिका है, प्रयास है, वो पर्याप्त नहीं है। सिविल सोसाइटी को बड़ी भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया है वो ख़ास तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। दोनों ही देशों का जो मीडिया है वो टीआरपी के खेल में वो इतना भी उलझ गया है, इतना उलझ गया है कि उसे ये मालूम भी नहीं है कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर पड़ोस देकर जाए। और आप कितने कारगर रहे हैं इसका पैमाना ये भी है कि आपने अपने पड़ोस को कितना बेहतर किया है। क्या आप ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से दोनों देश आपस में लड़ते रहें, जान माल का नुकसान होता रहे? खूबसूरत पड़ोस का उदाहरण हमारे सामने अमेरिका और कनाडा का है, जहाँ दोनों देश में सीमा उसी तरह जैसे भारत नेपाल में है। कभी आप इधर से वहाँ भी घूमने जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छे अमेरिका की सुपर पावर बनने में एक बड़ी भूमिका उसके अच्छे पड़ोस की भी है। तो इसी तरह हमें भी एक अच्छे पड़ोस के निर्माण पर जोर देना होगा और मीडिया को टीआरपी के खेल में आके हर बार किसी के बारे में गलत धारणाएं फैलाना, उसके ऊपर नफ़रत भरी डिबेट करना, लोगों को आपस में जोड़ने की बजाय उनमें जहर उगलना, तो इन सब चीज़ों का असर होता है कि सरकारें भी दबाव में आ जाती हैं कि अगर वो कुछ बेहतरी का कदम करेंगी तो मीडिया जनमानस को इतना भड़का देगा कि सरकारों को ही अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके रिश्ते सुधरेंगे और रिश्ते सुधरने में पाकिस्तान में लोकतंत्र का मजबूत होना बहुत अहम है। इसलिए हम अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अधर-झूल में है, पाकिस्तान में गरीबी है, आतंकवाद है, एक फेल राष्ट्र है, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। पड़ोस जितना बर्बाद होगा, कमज़ोर होगा, उतनी ही आपके लिए भी मुश्किलें आएंगी। अगर वहाँ गरीबी इतनी है कि शिक्षा अशिक्षा इतनी है कि वहाँ धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना आसान है, उनमें तार्किकता नहीं है, उन्हें आतंकवादी बनाना आसान है, मानव बम को ये समझाना कि वो अल्लाह के करीब जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। हम ये सोचें कि वहाँ तो बिल्कुल सब कुछ ख़राब है, तो होगा असर क्या है? उसका शिकार तो हम होंगे। अगर बराबर घुसपैठ होती रहेंगी, उधर से 100 घुसपैठ होंगी, हो सकता है आप 30, 40, 50, 60 को भी नाकाम कर देंगे, कुछ तो कामयाब होंगे अंदर घुसने में, और वो आप पर हमला भी करेंगे, आपको दहशत में भी करेंगे, आपके विकास को प्रभावित भी करेंगे, कितनी बड़ी क्षति पहुंचा दे। सोच के देखो कि अगर वो संसद भवन में घुस गए होते आतंकवादी 2001 में, तो उस समय पूरा राजनीतिक नेतृत्व साफ हो जाता। एक लीडरशिप को बनने में वक्त लगता है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाए कहा नहीं जा सकता। और इसका उदाहरण अमेरिका है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन पे जो हमला हुआ, अमेरिका आज तक उस चीज़ से उभर नहीं पाया है। हालांकि उसने अपने आप को बहुत सुरक्षित किया है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसकी सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि राहें निकलेंगी। कोई तो ऐसी एक समय आएगा जब समाज को भी लगेगा, नागरिक समाज को भी लगेगा और दोनों देशों को भी लगेगा कि अब बहुत हो गया युद्ध, अब तो मिलकर चलने में ही फ़ायदा है। और इसीलिए हमें नाउम्मीद नहीं भी होना चाहिए।
क्योंकि हमने यूरोप का इतिहास देखा है, 2 विश्व युद्ध वहाँ लड़े गए, दुनिया भर के संघर्ष वहाँ हुए और आज वो शांति और विकास का केंद्र है। दोनों देशों, बहुत से देश जैसे 27 देश हैं, 28 देश हैं जो आर्थिक यूनियन में आ गए हैं, इकोनॉमिक यूनियन में, साझी विदेश नीति बना रहे हैं, साझी मुद्रा है, बैंकिंग सिस्टम है, यूरोपीय संसद काम कर रही है। जो युद्ध का क्षेत्र शांति का क्षेत्र में बदल गया और उसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी यूरोपीय संघ को दिया गया है अभी पीछे 7-8 वर्ष पहले। तो इसी तरह एक दिन आएगा जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी सुधरेंगे और एक अमन की स्थापना होगी, अच्छे पड़ोस का निर्माण होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।